स्टार्ट करते हैं आज का सेशन नंबर 21। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिएगा क्या बोल रहा है, रहनुमाई माजदायान, नाम को समझना अच्छे से, पारसी लैंग्वेज का है। रहनुमाई माजदायान सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? सबसे पहले आना कि ये जो आपका सभा है, संस्था है, ठीक है, किससे संबंधित है? सबसे पहले देखिएगा कि ये जो आपका सभा है या फिर संस्था है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पारसी धर्म से। किससे संबंधित है? यह है आपका पारसी धर्म से संबंधित। कब स्थापना किया गया? तो स्थापना किया गया 1851 में, ठीक है। कहाँ किया गया? तो उस समय आपका मुंबई नहीं होता था, क्या होता था उस समय? बंबई होता था, ठीक है। तो कहाँ स्थापना किया गया था? बंबई में। अब चलिए, अब देखिएगा यहाँ पे नाम आ रहा है पारसी। तो अगर आप थोड़ा भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होगे तो आप नाम सुने होंगे एक पारसी इंसान का जो काफी फेमस रहे थे और आधुनिक भारत के इतिहास में अंग्रेज के टाइम में उनका काफी योगदान रहा था हमारे देश को स्वतंत्र कराने में, ठीक है। कौन थे वो? तो उन्हें कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। हिंदी में क्या कहा जाता है? तो हिंदी में कहा जाता है वयोवृद्ध पुरुष। क्या कहा जाता है? वयोवृद्ध पुरुष, ठीक है। अब यहाँ पे आना तो आप लोग ऑप्शन देख के पकड़ लिए होंगे नाम से कि किन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दादा भाई नौरोजी, किन के बारे में चर्चा हो रहा है? दादा भाई नौरोजी के बारे में। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि इसके स्थापना कहीं कहीं आप देखना ना कि इसका संस्थापक किसको कहा गया है? तो इसका संस्थापक कहा गया है नौरोजी फरदौन को। किसको? नौरोजी फरदौन को। लेकिन हुआ क्या था कि संस्थापक भले ही ये थे, लेकिन इस संस्था का सबसे ज्यादा संचालन प्रमुख नेता कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी, इसलिए मैक्सिमम जगह इसका नाम दादा भाई नौरोजी आता है। आप इसको भी याद रखना और आप इसको भी याद रखना। ऑप्शन देखना, ये बहुत कम जगह आपको मिलेगा, मैक्सिमम टाइम क्या मिलेगा? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी आधुनिक भारत के इतिहास में काफी सक्रिय नेता रहे थे, बहुत ही वृद्ध थे ये, इसलिए इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। हिंदी में क्या कहा जाता था? तो हिंदी में कहा जाता था वयोवृद्ध पुरुष, ठीक है। चलो और देखना आगे, इन्होंने ड्रेन थ्योरी निकाला था। क्या निकाला था? ड्रेन थ्योरी। इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो हिंदी में कहा जाता है धन निष्कासन का सिद्धांत, ठीक है। देख लेना थोड़ा सा, हट से ही गिर गई। धन निष्कासन, हाँ सही है। धन निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इन्होंने बताया था कि अंग्रेज कैसे हमारे भारत को लूट रहा है। दादा भाई नौरोजी के बारे में याद रखना, ठीक है, कि पहले एशियाई नॉट भारत, समझो कि भारत एशिया में आ रहा है तो पहले एशियाई मतलब पहले भारतीय भी हो गए। पहले एशियाई जो ब्रिटेन के संसद के मेंबर रहे थे कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। लिख लेना, आप लोग नोट कर लेना। पहले एशियाई जो ब्रिटेन संसद के मेंबर रहे थे कौन थे? ये थे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। एक चीज इनके बारे में याद रखना कि ये तीन बार INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। कब रहे थे? तो पहले तो रहे थे 1886, हम लोग जानते हैं। INC का स्थापना कब हुआ था? 1885 में। 1886 में ये रहे थे अध्यक्ष, फिर 1893 में रहे थे और फिर 1906 में रहे थे, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था, किनके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? दादा भाई नौरोजी के बारे में। इनका जन्म हुआ था 1825 ईस्वी में और इनकी मृत्यु कब हुई? मृत्यु हुई 1917 ईस्वी में। लास्ट कब अध्यक्ष बने थे? 3 टाइम्स। कब? 1906 में और पहली बार 1886 में। आप इतना फैक्ट इनके बारे में याद रखोगे, यहाँ पे आंसर हो गया हमारा दादा भाई नौरोजी, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, सामान्यतः अपसौर की स्थिति कब होती है? देखो जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे अपसौर होता है और एक होता है उपसौर, ठीक है। क्या होता है? एक होता है आपका अपसौर और एक होता है आपका उपसौर। दोनों में आप डिफरेंस देख लेना यहाँ पर। एक होता है आपका अपसौर, ठीक है, और एक होता है आपका उपसौर, ठीक है। अब देखिएगा अपना आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, कभी हिंदी में देगा कभी इंग्लिश में देगा। अपसौर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपीहिलियन, ठीक है, और इंग्लिश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेरीहिलियन, ठीक है। चलो ये आ जाओ। अब देखो अपसौर क्या होता है? तो जो आपका अपसौर होता है ये सूर्य से दूर की स्थिति को दर्शाता है। कौन सी स्थिति को? तो दूर की स्थिति को। और ये सूर्य से नजदीक की स्थिति को। तो किसका दूर और किसका नजदीक?
तो पृथ्वी का मतलब जब सूर्य है, नहीं सॉरी, जब पृथ्वी वो सूर्य से अगर ज्यादा, देखो किस टाइप का डायग्राम में होता है, तो हम लोग जानते हैं कि मान लो ये सन है, ठीक है, और ये हुआ हमारा अर्थ, ठीक है, ये हुआ हमारा अर्थ, सन बहुत बड़ा है, तो हम लोग जानते हैं कि जो अर्थ है, ठीक है, ये सन का परिक्रमा करता है। तो ऐसे नहीं है कि यहाँ पे सन है और ये अर्थ है तो ये गया और ऐसे ऐसे घूम लिया, नहीं, ये खुद भी ऐसे ऐसे घूमते घूमते जाएगा और फिर क्या करेगा, सन का परिक्रमा करेगा। और किस अवस्थिति में, किस रूप में करता है, तो ऐसा नहीं कि गोल घूमता है, ये आपका इस टाइप के रूप में घूमता है, ठीक है, इस टाइप के रूप में, और वो भी कैसे, तो ऐसे गोल 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 ऐसे आपका घूमते हुए घूमता है। तो देखना आप यहाँ पे देखना इस डायग्राम को, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत दूर है और यहाँ पे बहुत नजदीक है, यही होता है आपका। और सन का अर्थ क्या होगा, कभी यहाँ पे आएगा और कभी यहाँ पे भी आ जाएगा घूमते घूमते, और फिर वापस कहाँ पहुंच जाएगा, अपने जगह पर पहुंच जाएगा। यही होता है आपका अपसौर और उपसौर। तो देखना यहाँ पे जो आपका अपसौर हुआ ये दूर वाला स्थिति दर्शाता है, उपसौर जो हुआ ये आपका नजदीक वाला स्थिति दर्शाता है। अब आपको कभी कभी डेट पूछ लेता है कि बताओ पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे ज्यादा दूर कब होती है, तो ये हो जाएगा आपका 4 जुलाई को। कब, 4 जुलाई को। और सबसे ज्यादा नजदीक कब होती है, तो सबसे ज्यादा नजदीक होती है 3 जनवरी को, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, सामान्यतः अपसौर की स्थिति कब होती है, तो देखो अपसौर बोल रहा है और अपसौर कब होता है, तो ये होता है आपका 4 जुलाई को। अपसौर होता है 4 जुलाई को और उपसौर कब होता है, तो ये होता है आपका 3 जनवरी को। देखना अगर कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे पूछ लेता है, डेटा पूछ लेता है कि लगभग लगभग में पूछ लेता है कि कितना दूरी होता है, तो दूरी हो जाएगा आपका 152 पॉइंट, आप ऐसे पॉइंट में भी आता है कभी नहीं भी आता, 6 मिलियन, ठीक है, 6 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। ये जो आपका दूर वाला अवस्थिति होता है ये देखो मिलियन में आ रहा है, ठीक है। हम लोग जानते हैं 1 मिलियन बराबर कितना लाख होता है, तो 1 मिलियन बराबर आपका 10 लाख होता है। क्या हुआ, 152.6 मिलियन किलोमीटर। और वही देखना ये नजदीक वाला में क्या होगा थोड़ा सा, तो कितना हो जाएगा 147.5 मिलियन किलोमीटर। ऐसा डेटा जल्दी नहीं पूछता है, ठीक है, हमेशा डेटा नहीं पूछता, ज्यादा आपको यही सब पूछ लेता है और कंफ्यूज करता है। तो अपसौर वाला कब हो जाएगा, तो ये होगा आपका 4 जुलाई को, और 3 जनवरी को हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका उपसौर का स्थिति। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिएगा, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं, मतलब बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। हम जानते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। तो देखना क्या होता है, ऑटोबायोग्राफी किसे कहते हैं, जो हम खुद से अपने बारे में लिखे वो क्या हो गया, वो हुआ आपका ऑटोबायोग्राफी, और जो कोई और मेरे बारे में लिखा वो क्या कहलाएगा, बायोग्राफी। जैसे देखना महात्मा गांधी का एक बुक है, इसका नाम क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्या है वो, तो वो है आपका ऑटोबायोग्राफी, जिसमें महात्मा गांधी अपने 1920 तक के अपने लाइफ के बारे में सब कुछ लिखे हैं। यहाँ पे आना, यहाँ पे आपका बात हो रहा है एक महिला के बारे में जो मुगल काल के पीरियड में, मुगल काल के समय में किसी एक शासक के बारे में लिखी थी, तो उनका नाम है क्या, तो देखना यहाँ पे गुलबदन बेगम। कौन, गुलबदन बेगम ने एक मुगल शासक के बारे में लिखा था। लेकिन देखना चूंकि एक महिला थी, महिला में भी ये लेखिका नहीं थी, एक आम लड़की थी, एक आम लेडी थी, इनको लिखने का तरीका नहीं पता था। बुक कोई भी नहीं लिख सकता है, हम हो गए, आप हो गए, जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा, मेथड नहीं पता होगा, वे नहीं पता होगा, आप नहीं लिख सकते हो। बुक लिखने का एक सिस्टमेटिक ढंग होता है, तरीका होता है। वैसे ही जो गुलबदन बेगम थी वो लेखिका नहीं थी, वो एक घरेलू महिला थी, ठीक है। उनसे जैसे बन पाया, मतलब नॉर्मल वो स्टोरी टाइप का सब कुछ वो उस बुक में लिख दी, जो उनके टाइम पीरियड में वो देखी थी। किसके समय, हुमायूं के समय। घर में क्या हो रहा था, बाहर क्या हो रहा था, हरम दल कैसा था, शासक कैसा था, घरेलू नेचर कैसा था, घरेलू बिहेवियर कैसा था, बस यही सब उनके बुक में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आना, गुलबदन बेगम द्वारा कौन सा बुक लिखा गया, हुमायूं नामा, ठीक है। क्या लिखा गया, हुमायूं नामा। गुलबदन बेगम कौन थी, तो देखना बाबर की पुत्री, बाबर की पुत्री, और तो देखना हुमायूं की बहन, हुमायूं की बहन, और अकबर की बुआ, अकबर की बुआ, तीनों कौन थी, तो तीनों आपकी कौन थी, गुलबदन बेगम, अकबर की बुआ। हम लोग जानते हैं कि बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं, हुमायूं का बेटा कौन था, अकबर। तो इन तीनों की रिलेशन में कौन लगती थी, गुलबदन बेगम। इन्होंने हुमायूं नामा लिखा, किसके बारे में, तो ये लिखा हुमायूं के बारे में। एक क्वेश्चन आपका और यहाँ से राइज होता है क्या, तो देखना क्वेश्चन आता है कि किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी। दो शासक था, एक था आपका बाबर, ठीक है, कौन था, बाबर, और एक था आपका जहांगीर।
इन दोनों ने अपने बारे में खुद से लिखा। बाबर ने कौन सा बुक लिखा? तो बाबर ने लिखा बाबर नामा, ठीक है, बाबर नामा। इसी को क्या कहा जाता है? तो तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। आपसे यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, पूछ देगा बताओ बाबरनामा किसने लिखा? बाबर ने लिखा। किस लैंग्वेज में लिखा? तो लिखा तुर्की लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज में? तुर्की। वही आना जहांगीर के बारे में, इन्होंने कौन सा बुक लिखा था? इन्होंने लिखा था जहांगीरनामा, ठीक है। किस लैंग्वेज में लिखा? तो लैंग्वेज था आपका फारसी, ठीक है। कौन सा लैंग्वेज में लिखा था? फारसी। और मैक्सिमम क्वेश्चन आपका यहीं से राइज होता है। बाबर जो था आपका मुगल काल का संस्थापक था, मुगल सत्ता का संस्थापक था। कब स्थापना किया था? 1526 ईस्वी में। कई इतिहासकार का कहना है कि मुगल काल 1707 ईस्वी में ही खत्म हो जाता है। 1707 में क्यों? क्योंकि 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हो गया था, जो लास्ट पावरफुल शासक रहा था। लेकिन कई इतिहासकार का कहना है कि नहीं, मुगल काल 1857 में खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं 1857 में लास्ट शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। इनका पद फाइनली अंग्रेज के द्वारा खत्म कर दिया गया था। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आइएगा क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? पंचायती राज लागू करने वाला पहला 2 राज्य, ठीक है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना कि ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, पहला याद रखते हैं, सेकंड को भूल जाते हैं। अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब क्वेश्चन इतना इजी नहीं पूछता है जितना पहले पूछता था। यहाँ पे देखो पहले 2 राज्य पूछा हुआ है, तो अगर जिसको राजस्थान पता होगा वो अक्कड़ बक्कड़ करेगा। और क्या ऑप्शन नंबर देखो, तीनों ऑप्शन में क्या किया? राजस्थान पहले दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश, मतलब पहला राज्य राजस्थान था, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था, जिसने पंचायती राज को अपने राज्य में लागू किया। सबसे पहले आइएगा ग्राम पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत का चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो इसका चर्चा है आपका अनुच्छेद 40 में, ठीक है। और हम लोग जानते हैं, देखो वहां पे क्वेश्चन याद आया नेरोजी के बारे में। दादा भाई नेरोजी, पहले क्वेश्चन में देखे थे, दादा भाई नेरोजी द्वारा एक पत्रिका निकाला जाता था, उसका नाम क्या था? रस्त गुफ्तार, रस्त गुफ्तार, ठीक है। ये पत्रिका किसके द्वारा निकाला गया था? दादा भाई नेरोजी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। यहाँ से देखिएगा ग्राम पंचायत का चर्चा अनुच्छेद 40 में किया गया। अनुच्छेद 40 अगर आप इसको पॉलिटी से कनेक्ट करोगे तो ये डीपीएसपी में आता है, ठीक है। किस में आता है? डीपीएसपी में। मतलब अगर राज्य चाहे तो अपने राज्य में ग्राम पंचायत रखेगा, नहीं चाहे नहीं रखेगा। ओके, चलो ग्राम पंचायत का चर्चा। लेकिन अगर वही भाग के बारे में बात करें, कभी हम लोग देखेंगे पॉलिटी अच्छे से, पॉलिटी मतलब संविधान में भाग अलग चीज होता है, अनुच्छेद अलग चीज होता है, अनुसूची अलग होता है। तो अगर भाग का बात करेगा तो भाग 9 में पंचायती राज ग्राम पंचायत का चर्चा किया गया। और क्या? तो देखना 73वां संशोधन 1992 द्वारा क्या किया गया? तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्या? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और ये जो आपका इसके अकॉर्डिंग पंचायत को कितना विषय दिया गया काम करने के लिए? तो 29 विषय। कितना काम? तो 29 विषय पे काम कौन कर सकता है? पंचायत सरकार। एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखना आपका केंद्र सरकार कितने विषय पे काम करता है? तो पहले करता था 97, अब कितने विषय पे करता है? 100। राज्य सरकार, तो राज्य सरकार पहले करता था 66 विषय पे, अब करता है 61 विषय पे। वही बात करें समवर्ती सूची, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन होता है? तो यहाँ पे होता है आपका केंद्र और होता है आपका राज्य, ठीक है। यहाँ पे समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो पहले था 47, अब कितना हो गया? अब हो गया है आपका 52, ठीक है। हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, आई थिंक आप लोग को याद हो गया होगा। यहाँ पे देखना, ये तो हो गया आपका पंचायती राज। वहीं बात करें नगर पालिका, ठीक है, जो आपका छोटा मोटा साइड में होता है। नगर पालिका को कितना विषय मिला हुआ है काम करने के लिए? तो ये मिला हुआ है आपका 18 विषय, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। कब लागू किया गया था? तो लागू किया गया था राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। राजस्थान के किस गांव में? तो नागौर में हुआ था, ठीक है। कहाँ? नागौर में, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4,
चलिए आइएगा 5 में। हाल ही में कौन सा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? कैबिनेट क्या होता है? कैबिनेट तो हम लोग जानते हैं, मंत्री जो होता है, जो रियल में मतलब एक होता है आपका राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, और एक रियल मंत्री, जैसे हम लोग जानते हैं शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। वो कौन से मंत्री हो गए? कैबिनेट मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। कौन मंत्री हो गए? तो कैबिनेट मंत्री। आपके रक्षा मंत्री कौन है? तो ये है आपके राजनाथ सिंह। कौन मंत्री हो गए? कैबिनेट मंत्री। मतलब जिनका नाम हम लोग प्रॉपर याद रखते हैं उस मंत्रालय से कनेक्टेड वो मंत्री कौन कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं कैबिनेट मंत्री। अभी देखना ई कैबिनेट, देखो अगर आपका ई आ रहा है, ई मीन्स क्या हो गया? तो ई मीन्स हो गया यहाँ पे कैबिनेट, सॉरी ई मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, मतलब डिजिटल तरीके से प्रयोग किया जाएगा। और ई कैबिनेट लागू करने वाला अभी पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। वहीं पे आइएगा ई विधानसभा, ई विधानसभा लागू करने वाला पहला राज्य तो ये हो जाएगा आपका नागालैंड, ठीक है। पूरी तरह से ई शासित बनने वाला पहला राज्य तो ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना केरल, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपना केरल। और देखना तो जैसे कि देखना ई बस चलाने वाला पहला राज्य तो ये भी हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। वहीं देखना इलेक्ट्रॉनिक एसी डबल डेकर बस चलाने वाला पहला राज्य तो ये भी कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मुंबई, ठीक है। और देखना तो क्या देख सकते हैं बताओ इस टाइप से, ठीक है। ई कैबिनेट, विधानसभा, ई शासित, ई बस, हाँ ई हाई कोर्ट वाला पहला राज्य तो ये हो जाएगा आपका क्या? केरल, ठीक है। और देखना तो इलेक्ट्रॉनिक बजट पेश करने वाला पहला राज्य तो ये हो जाएगा आपका यूपी। और कब किया गया था पहली बार? 2021 में, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिएगा यहाँ पे किस संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संसद संविधान का किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है? हम लोग जानते थे कि आपका पहले क्या था, पहले संसद को पूरे संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं प्राप्त था। कहाँ नहीं प्राप्त था? प्रस्तावना में नहीं था, मौलिक अधिकार में नहीं था। और ये क्वेश्चन पिछले बार बिहार दरोगा मेंस में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 24वां संशोधन 1971। यहाँ पे आना, पहले क्या था कि पहले प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जाता था, लेकिन बाद में प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया। कब? तो 42वां संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था। वहीं पे देखना यहाँ पे क्या देख सकते हैं, हाँ 24वां संशोधन 1971। इसमें क्या किया गया? तो इसमें यह बताया गया कि संसद जो है आपका मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकती है, जो कि हम लोग जानते हैं कि पहले से यह प्रावधान था कि संसद जो है मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। जैसे देखना यहाँ पे गोलकनाथ विवाद, ठीक है, गोलकनाथ विवाद 1967 में ये कहा गया कि संसद है ये जो हमारे मौलिक अधिकार में बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकती है, मतलब फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकती है। कब कहा गया था? ये कहा गया था 1967 गोलकनाथ केस में। और इसी के फैसले को चेंज करने के लिए क्या किया गया? तो किया गया आपका 24वां संशोधन 1971 में किया गया। और इसमें यह कहा गया कि नहीं, संसद जो है आपका संविधान के हर एक पार्ट में, हर एक अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है। और इससे क्या हुआ कि अब संसद जो है मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकती है, ठीक है। और संशोधन किया भी गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 24वां संशोधन 1971 द्वारा। एक चीज और देखना, केशवानंद भारती विवाद, ये कब हुआ था? 1973 में। एकमात्र इंपॉर्टेंट चीज इसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट एकमात्र नहीं हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। हम लोग को यहाँ पे क्या याद रखना है कि अब तक में सबसे ज्यादा जज का बेंच कब बैठा था और किस केस में बैठा था? तो ये हो जाएगा केशवानंद भारती केस। क्या बोले हम ये कहे कि अब तक के कौन से केस में सबसे ज्यादा जजों की बेंच बैठी थी? जजों का बेंच मतलब क्या हुआ? हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अभी 33 + 1 जज है, इट मीन्स 34। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी घटना होगा, कोई भी केस होगा तो 34 के 34 जज बैठेंगे। कितने जज बैठेंगे वो आपका वो समय का सिचुएशन, उस समय का केस डिमांड करता है कि कितना जज बैठेगा। हमेशा ऑड नंबर में बैठाया जाता है ताकि फैसला आपका टाई ना हो।
देखो यहाँ पे 13 बेंच बैठा है। अभी नोटबंदी पे जो फैसला आया था उसमें कितने जज बैठे थे? उसमें 5 जज बैठे थे। कितने पे फैसला आया था? तो 4:1 मीन्स कि 4 जज बोला था कि नोटबंदी सही था, नोटबंदी सही था। एक जज क्या बोली थी, जो महिला थी वो बोली कि नहीं, ये नोटबंदी करना गलत रहा था। वहीं पे हम लोग क्या देखें तो अभी तक में जितना भी बेंच बैठा उसमें से सबसे बड़ा बेंच कब बैठा? 1973 में। कितने जजों का बेंच था? 13 जजों का। किस केस में बैठा? तो केशवानंद भारती केस में। ठीक है, आप इतना याद रखोगे यहाँ पे। और बेंच मतलब क्या होता है कि कोई भी इंसिडेंट, कोई भी केस होता है तो सारे के सारे जज नहीं बैठते हैं। कितने जज बैठते हैं? तो वो उस केस का डिमांड पे डिपेंड करता है कि कितने जज को बैठना होगा। हमेशा ऑड नंबर में ही जज को बैठाया जाता है ताकि आपका फैसला टाई ना हो। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिएगा, किस राष्ट्रपति के शासन काल में सर्वाधिक 29 बार अध्यादेश जारी किया गया? अध्यादेश क्या है? पिछले बार दरोगा वाले में आया हुआ था, पीटी में। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि राष्ट्रपति अगर अध्यादेश लाता है, किस अनुच्छेद उसको ये राइट देता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 123 आर्टिकल राष्ट्रपति को ये राइट देता है कि वो अध्यादेश ला सकता है। वहीं पर अनुच्छेद 213 ये आपका किसको राइट देता है? तो ये राइट देता है राज्यपाल को। आप यहाँ पे याद रखना। ठीक है, राज्यपाल अगर आपका क्या तो अध्यादेश लाता है किस अनुच्छेद की तरह से? 213 से। और ये लाता है आपका राष्ट्रपति। अब क्या है अध्यादेश? तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग राष्ट्रपति को नहीं चुने हैं। क्या राष्ट्रपति का वोट कभी दिए हो? नहीं देते हैं। हम लोग किसको वोट देते हैं? विधानसभा वाले को। लोकसभा वाले से यहाँ से क्या होता है तो सीएम बनता है, वहां से क्या होता है तो प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, तो देखो राष्ट्रपति का चुनाव हम खुद से नहीं किए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं किए, इसलिए राष्ट्रपति हमारे लिए कानून नहीं बना सकता है। अगर किसी सिचुएशन में बनाया, कुछ दिन के लिए बनेगा, बाद में जाके वो खत्म हो जाएगा। हमारे लिए कानून कौन बनाएगा? तो हमारे लिए राज्य स्तर पे कानून बनाएगा विधानमंडल। विधानमंडल मतलब क्या हो गया? तो विधानमंडल मतलब हो गया विधानसभा, विधान परिषद और हो जाएगा आपका राज्यपाल, इंग्लिश में गवर्नर। ठीक है, तो हमारे राज्य में हमारे लिए कानून ये बना सकता है, हम इसको चुने हैं। ठीक है, वहीं केंद्र सरकार में कानून कौन बनाएगा? तो वो बनाएगा आपका लोकसभा का मेंबर, राज्यसभा का मेंबर और आपका प्रेसिडेंट मिलकर के क्या करता है? हमारे लिए कानून बनाता है। लेकिन अध्यादेश क्यों रखा गया? तो देखो होता क्या है ना कि आपका संसद का सत्र हमेशा नहीं चल रहा होता, जैसे अभी चल रहा है, अभी मॉनसून सत्र चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे राज्य से जो विधायक चुने गए, हमारे राज्य से जो सांसद चुने गए, वो एनी टाइम संसद में बैठे रहेंगे, नहीं। वो उनका एक टाइम होता है जिसको आप शॉर्ट में याद रख सकते हो, BMW। ठीक है क्या? तो पहला सत्र होता है ये आपका क्या हो जाएगा? बजट सत्र। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका मॉनसून सत्र, तीसरा हो जाएगा आपका विंटर सत्र। मतलब इन तीनों टाइम में ही सारे सांसद वहां पे पहुंचते हैं। उसके बाद क्या? तो देखो ऐसा नहीं है कि सब लोग वहां पे नहीं है, तो अध्यादेश इसीलिए रखा गया कि मे बी वहां पे सारे सांसद नहीं हो, कुछ ऐसा क्रिटिकल कंडीशन हो गया हो देश में, कुछ कानून इमीडिएटली लाना हो, तो क्या करेंगे? तो मंत्रिमंडल मतलब क्या? सारे कैबिनेट मंत्री प्लस प्रधानमंत्री, इसी को कहा जाता है सरकार। तो मंत्रिमंडल चाहेगा तो मान लो कि कोई भी कानून इमीडिएटली लाना है तो क्या करेगा कि एक कानून बना लिया, कौन? मंत्रिमंडल और आपका प्रधानमंत्री मिलकर के। ठीक है, और ये कब तक आपका कानून नहीं बनेगा? तो जब तक इस पे राष्ट्रपति का साइन नहीं होगा। तो क्या किया जाता है कि राष्ट्रपति से साइन करवा लिया जाता है। हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, उसका साइन जरूरी होता है किसी भी पेपर पे। राष्ट्रपति जैसे ही इसको साइन किया ये कानून बन गया, राष्ट्रपति जैसे ही इस पे साइन किया ये कानून बन गया। लेकिन ये कानून हमारे द्वारा चुने हुए लोगों से नहीं बना है, ये कानून हमारे द्वारा चुने हुए लोगों से नहीं बना है, इसलिए परमानेंट नहीं रख सकता है। कब तक रह सकता है? तो मैक्सिमम 6 महीना तक ये कानून रहेगा। अगर ये बढ़िया कानून है तो क्या करना होगा? इन लोग से पास करवाना होगा। किससे? तो लोकसभा से और राज्यसभा से। अगर ये दोनों पारित कर दिया तो ये कानून आपका परमानेंट बन जाएगा। समझे? और देखना एक चीज और याद रखना, कहीं पे 6 महीना देगा आपको और कहीं पे 6 सप्ताह देगा। अब ऐसा क्यों? तो देखना
जैसे मान लिया अभी कानून बन गया, ठीक है, और अगर 6 महीने तक संसद का दूसरा सत्र नहीं होता है तब वो 6 महीना तक लागू रहेगा। और मान लिया आज ही कानून लागू हुआ, कौन वाला, ये वाला, और 2-4 दिन बाद ही क्या हुआ, संसद खुल गया, संसद का कोई सत्र चलना स्टार्ट हो गया, तब क्या किया जाएगा कि 7 सप्ताह के अंदर या तो इसको परमानेंट कानून बना दिया जाएगा या फिर इसको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये तो चर्चा हो गया अध्यादेश का। हमारा क्वेश्चन था कि सर्वाधिक अध्यादेश मतलब 29 टाइम्स किसके टाइम में आया था, तो ये आया था फखरुद्दीन अली अहमद के टाइम में। किसके टाइम में, तो फखरुद्दीन अली अहमद के टाइम में, जो भारत के 5वें राष्ट्रपति रहे थे। कितना, 5वें। और देखो अध्यादेश को कानून बनाना सही नहीं है, क्योंकि हमारे द्वारा चुना हुआ इंसान उस कानून को नहीं बनाया। कानून को कौन बनाया, तो मंत्रिमंडल का मेंबर और आपका राष्ट्रपति। अगर सत्र देखो क्या है, अगर जैसे अभी जो कृषि बिल आप लोग नाम सुने होंगे, कृषि बिल को लेकर इतना विवाद क्यों हुआ, क्योंकि कृषि बिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था कि उसको अध्यादेश से लाना जरूरी था। फिर भी सरकार क्या किया, कृषि बिल को अध्यादेश से ले आया, मतलब वही प्रोसेस किया, मंत्रिमंडल प्लस प्रधानमंत्री मिलकर क्या किया, साइन करवाया राष्ट्रपति से, कानून बन गया। उसके बाद अगर सत्र नहीं खुलता तो कितने दिन तक लागू रहता, 6 महीना तक। लेकिन लागू करने के बाद अगर तुरंत में सत्र खुल जाता है, ठीक है, तुरंत में संसद खुल जाता है, तो क्या होगा, 6 सप्ताह तक वो लागू रहेगा। अगर 6 सप्ताह तक इन लोग राजी हो जाते हैं कि हाँ भाई आपका कानून सही है, अगर सबके सब साइन कर देता है, तो वो क्या बनेगा, परमानेंट कानून बन जाएगा। और कृषि बिल बहुत ज्यादा, देखो ये मेनली किया गया है कि अगर देश पे कोई क्रिटिकल सिचुएशन बन गया हो तो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, चलो यहाँ से आप लोग अध्यादेश के बारे में भी समझ लिए और इनका अनुच्छेद आप याद रखना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिएगा, क्रोमैटोग्राफी की तकनीक से क्या करते हैं। क्वेश्चन एकदम सीधा है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। क्रोमैटोग्राफी, तो देखो इससे क्या किया जाता है, तो देखना, मिश्रण से पदार्थों को अलग करना तथा उनका विश्लेषण करना, ये किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है क्रोमैटोग्राफी के द्वारा। अब देखो यहाँ पे पदार्थ आया है, तो जब हम लोग बच्चे थे तो क्या पढ़ते थे, पदार्थ का 3 अवस्था होता है, बच्चे में पढ़ते थे, क्या होता है, तो एक हम लोग जानते थे ठोस, एक जानते थे गैस और एक जानते थे द्रव। लेकिन ये बच्चों वाला चीज हुआ, अब हम लोग कंपटीशन लाइन में आ गए हैं, तो अब आपका पदार्थ का और भी अवस्था होता है। और कौन सा होता है, तो एक होता है आपका प्लाज्मा, ठीक है, एक होता है आपका प्लाज्मा और एक होता है आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। कौन, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। अभी इसके बारे में बहुत कुछ क्लियर नहीं है। नॉर्मली देखिएगा, जैसे आपका ये बोर्ड हो गया, ये क्या हो गया, ठोस रूप में हो गया। हम लोग सांस ले रहे हैं किस रूप में हो गया, गैस, पानी, द्रव फॉर्म में हो गया। तो ये प्लाज्मा क्या हुआ, प्लाज्मा आप लोग देखे हो, तो प्लाज्मा मेनली ये आपका तारा, जो भी आप तारा जानते हो, तारा देखते हो, ये किस फॉर्म में होता है, तो ये होता है आपका प्लाज्मा फॉर्म में। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, ठीक है, बोस आइंस्टीन संघनन। बोस कौन हो गए, तो ये हो गए भारतीय वैज्ञानिक, इनका नाम क्या था, सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, पूरा नाम याद रखना, सत्येंद्र नाथ बोस, जो आपके भारतीय वैज्ञानिक थे। और इसे हो गया आपका अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये थे आपके जर्मनी के। ठीक है, कहाँ के, जर्मनी के। और जर्मनी में किसका तानाशाही चल रहा था, हिटलर का। तो इन लोग को अपना प्राण बचाने के लिए भागना पड़ा था कहाँ, अमेरिका। तो इन दोनों के द्वारा पदार्थ का एक और अवस्था को खोज किया गया और इन्हीं के नाम पे क्या किया गया, तो पदार्थ की अवस्था का नाम रख दिया गया। ठीक है, चलिए आते आगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्न में से कौन जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता है। रेशा, तो रेशा मतलब क्या, कपड़ा का रेशा। यहाँ पे देखना, रेशा, रेशा क्या होता है, तो रेशा को हम लोग कह सकते हैं फाइबर। क्या, फाइबर। चलो अभी भी नहीं समझ में आया, तो और क्या कह सकते हैं, रेशा को कह सकते हैं सेल्यूलोज। ठीक है, अगर आप लोग साइंस पढ़े होगे तो नाम सुने होंगे सेल्यूलोज का। ठीक है, सेल्यूलोज कहाँ पाया जाता है, तो सेल्यूलोज आपका एक एंजाइम फॉर्म होता है जो कहाँ मिलता है, पेड़ पौधा में। ठीक है, कहाँ, पेड़ पौधा में। नॉर्मली आप लोग देखते होंगे कि आपका गाय हुआ, भैंस हुआ, बकरी हुआ, उन लोग क्या करता है, उन लोग आपका घास वगैरह खाता है, तो उन लोग में सेल्यूलोज को पचाने का क्षमता होता है। ठीक है, वो लेकिन वहीं पे देखना, आप देखना बकरी खाता है आपका, गाय भी खाता है, हाथी भी खा लेता है, ईख वगैरह खाता है ना, लेकिन सुअर आपका नहीं खाता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता नहीं है सेल्यूलोज को पचाने का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सेल्यूलोज कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है पेड़ पौधा में। जैसे आप लोग घर में सुने होंगे, घर में सब लोग बोलता है कि संतरा का बीज नहीं खाना, नींबू का बीज नहीं खाना, अपेंडिक्स होता है। तो अपेंडिक्स होता नहीं, अपेंडिक्स ऑलरेडी हमारे बॉडी में होता है, मतलब एक ऑर्गन है। पहले इसका क्या काम होता था, तो पहले जब हम लोग इतना डेवलप नहीं हुए थे, उस समय हम लोग भी कच्चा पेड़ पौधा खा लेते थे।
छाल खा लेते थे तो क्या होता था, उसको पचाने के लिए एंजाइम सीक्रेट होता था। उसको पचाने के लिए जो एंजाइम सीक्रेट होता था वो कहाँ से होता था, तो हमारा एक बॉडी ऑर्गन है जिसका नाम क्या है, अपेंडिक्स। ठीक है, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो लेकिन अब क्या है ना कि अब हमारे पास अपेंडिक्स का कोई यूज नहीं है। साइंस का कहता है कि जो अंग का आप यूज नहीं करोगे वो आगे जाके खत्म हो जाएगा। तो अब अपेंडिक्स का हमारे बॉडी में कोई यूज नहीं है, क्योंकि अब हम लोग कच्चा नहीं खाते हैं, हम लोग पका करके कोई भी चीज को खाते हैं। हाँ, अपेंडिक्स कभी कभी होता है, हम लोग सुनते हैं कि उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। कैसे, तो अपेंडिक्स में किसी भी वजह से अगर चोट लग गया, सूजन आ गया, तो इसको ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है। अगर हम चाहें तो हम अभी जाकर के अपना अपेंडिक्स निकलवा सकते हैं ऑपरेशन करके, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे अभी है वैसे बाद में भी रहना। तो याद रखना कि सेल्यूलोज को पचाने के लिए अपेंडिक्स से क्या होता है, एक एंजाइम निकलता है जो उसको पचाता है, और जितना भी आपका हरा घास, हरा चीज खाने वाला जंतु है वो सेल्यूलोज को पचा पाता है, जबकि सुअर नहीं पचा पाता है। ठीक है, आना क्वेश्चन नंबर 10 देखना, मौलिक अधिकार का संरक्षक है। मतलब जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारा संविधान भाग नंबर 3 और अनुच्छेद 12 से 35 कहाँ, तो देखना भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में भर भर के बताया कि हम तुमको ये अधिकार दे रहे हैं, तुमको वो अधिकार दे रहे हैं। ठीक है, चलो वो तो दिया गया, लेकिन क्या गारंटी है कि हमको अगर वो अधिकार नहीं मिलेगा तो कोई है मेरे पास जो हमको गारंटी दे, जो मेरे लिए बोले, तब ना मानेंगे कि हाँ अधिकार है। अब मान लिया कि जैसे डीपीएसपी, यहाँ पे आ जाओ भाग 4। ठीक है, भाग 4 क्या अंतर है मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में, ये समझना। भाग 4 अनुच्छेद कहाँ से है, तो अनुच्छेद है आपका 36 से 51। यहाँ पे ये बताया गया हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, जैसे 40 में बताया गया ग्राम पंचायत का स्थापना करवाएंगे, 47 में बताया गया कि जो गंदा लिक्विड होता है, इट मीन्स शराब, इसको बंद करवाएंगे, आपके लिए अच्छा अच्छा भोजन प्रोवाइड करवाएंगे। कहाँ बताया गया, अनुच्छेद 47 में। अब देखो यहाँ पे भी बढ़ बढ़ के बताया गया कि आपका ये अधिकार है, यहाँ भी बढ़ बढ़ के बताया गया ये अधिकार है। फिर दोनों को अलग क्यों किया, अलग करने का सबसे मेन रीजन क्या था कि यहाँ पर जो भी हमें अनुच्छेद में बताया गया है, अगर एक भी अनुच्छेद का एक भी अधिकार अगर कोई हमसे छीनता है तो हमारे पास पावर है सीधा कहाँ, सुप्रीम कोर्ट जाने का। या फिर अगर हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाते हैं, हमारे घर से हमारे शहर में हाई कोर्ट ही जाना मेरे लिए सही होगा, तो हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा गया, यहाँ है। यहाँ पे ये कहा गया है सरकार को मन होगा तो देगा, नहीं मन होगा आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये क्या हो जाता है आपका, ये होता है आपका डीपीएसपी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अब देखो, अब ये कहाँ बोला गया कि अगर आपसे आपका मौलिक अधिकार छीना जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, और ये इस बार एमटीएस में आया हुआ है, दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ था, दोनों कोर्ट दिया हुआ था, अनुच्छेद पूछा हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट का अनुच्छेद 226 हमें ये अधिकार देता है कि अगर हमसे मेरा कोई मौलिक अधिकार छीन रहा है, हम अभी कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। और देखो अनुच्छेद 32 में क्या है, 5 प्रकार का रीट होता है। ठीक है, अगर आप लोग मूवी देखे होगे, एक जय भीम करके मूवी था, उसमें होबियस कॉर्पस के बारे में बहुत कुछ दिखाया गया था। तो 5 प्रकार का रीट होता है, उस रीट के सहायता से ही सुप्रीम कोर्ट हमको हमारा मौलिक अधिकार दिलवाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे याद रखना। देखो वो भी एक तरह का अधिकार ही है, लेकिन अधिकार छोड़ दिया गया सरकार पे कि सरकार के पास संसाधन होगा वो आपको देगा, संसाधन नहीं है तो आप जबरदस्ती न्यायालय नहीं जा सकते। ये क्वेश्चन आता है कि क्या अंतर है मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में, तो इसके लिए आप सीधा सुप्रीम कोर्ट, सीधा हाई कोर्ट जा सकते हो, और आप इसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी नहीं जा सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो देखना, तो हो जाएगा यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अगर सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता, उच्च न्यायालय होता तो वो भी हो सकता था, क्यों, क्योंकि 226 के तहत हमें वो भी अधिकार दे रहा है। बात करें तो हमारे पास जो मौलिक अधिकार है, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया, ये लिया गया आपका यूएसए से। पहले हमारे पास 7 प्रकार का मौलिक अधिकार था, अब कितने प्रकार का है, अब है आपका 6 प्रकार का। किसको खत्म कर दिया गया, खत्म कर दिया गया संपत्ति के अधिकार को, पूरी तरह से नहीं, बल्कि इसको मौलिक अधिकार से उठाया गया, कहाँ फेंक दिया गया, अनुच्छेद 300 का क में, 300 ए में, कहाँ रखा गया, अनुच्छेद 300 ए में। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये कानूनी अधिकार हो गया। अगर हमसे हमारा कोई संपत्ति छीनता है, आप छीनते हैं, सरकार छीनता है, तो मेरे पास इतना राइट नहीं है कि हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हमको क्या होगा कि पार्ट बाई पार्ट फिर अपना केस दिखना पड़ेगा। यही अंतर है आपका मौलिक अधिकार होने में और कानूनी अधिकार होने में। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। मुखौटा नृत्य का संबंध किस लोक नृत्य से है। कितना लोग को लगेगा कि क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन, मुखौटा नृत्य। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है, देखो
मुखौटा नृत्य किस राज्य का है? तो यह है आपका अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का? तो यह है आपका अरुणाचल प्रदेश का। इसको पहले नेफा के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। चलिए यहाँ पे आएगा, मुखौटा नृत्य का संबंध किस लोक नृत्य से है? मतलब मुखौटा नृत्य किस नृत्य पे बेस्ड है? तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कथकली। क्या हो जाएगा? कथकली। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शास्त्रीय नृत्य एंड लोक नृत्य? तो लोक नृत्य होता है कि आप कैसे भी कर लो, कोई इस पे पाबंदी नहीं है, कोई इस पे बंदिश नहीं है। शास्त्रीय नृत्य है कि आपको प्रॉपर उसके कल्चर के अकॉर्डिंग, उसके ड्रेसअप के अकॉर्डिंग, उसके मतलब उसके एक्टिंग के अकॉर्डिंग आपको उसमें डांस करना होता है। 8 आपके क्या है? शास्त्रीय नृत्य। शॉर्ट में देखिएगा, पहले तो देख लीजिएगा कथकली, ठीक है, कथकली। और एक हो जाएगा आपका मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम। ये कहाँ का है? तो ये है आपका कहाँ? केरल का, ठीक है, ये हो गया आपका केरल का। आगे देखना, आगे आ जाएगा आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी ये है आपका आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और देखिएगा उसके बाद आ जाएगा आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये कहाँ का है? ये है आपका तमिलनाडु का। कहाँ का? तो ये है आपका तमिलनाडु। कितना हो गया? अभी हो गया आपका 4। और देखना कथक, कथक है आपका उत्तर भारत का, ठीक है। कहीं कहीं आप देखना उत्तर प्रदेश लिखा हो रहेगा, तो वो भी हो जाएगा क्योंकि उत्तर भारत में ये भी तो आता है ना। और देखना मणिपुरी, मणिपुरी ये कहाँ का है? तो ये है आपका मणिपुर का, ठीक है। कितना हो गया? 2 4 6। और देखिएगा और क्या हो जाएगा? और हो जाएगा आपका सत्रिया, और हो जाएगा आपका सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है? यह है आपका असम का, ठीक है। लास्ट वाला देखिएगा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ओडिसी, ठीक है। और नाम से पता चल रहा है कहाँ का है, ये है आपका ओडिशा का, ठीक है। फैक्चुअल में इसको याद रखना, राज्य का पूछ लेता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। तातीपाका, तातीपाका तेल शोधनशाला कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। इसका स्थापना कब किया गया? तो स्थापना किया गया 2001 में। बात करें आंध्र प्रदेश, सबसे ज्यादा बार राजधानी इसका चेंज हुआ। पहले हुआ आपका कुर्नूल, फिर हुआ आपका हैदराबाद, फिर हुआ आपका अमरावती, और अब क्या हो गया? विशाखापट्टनम। बात करें आंध्र प्रदेश के बारे में, तो भारत में एडीआर रिपोर्ट के अनुसार सबसे धनी सीएम कौन है? तो यह है जगन मोहन रेड्डी। और क्या देख सकते हैं? तो देखना, सबसे पहला राज्य भी यही बना था, सबसे पहला मतलब सबसे पुराना, और सबसे नया राज्य भी इसी से अलग होकर के बना। और वो कौन बना? तो वो बना आपका तेलंगाना। और कब बना? तो ये बना आपका 2 जून 2014 को। यहाँ पे आएगा, एक होता है आपका बरौनी तेल शोधक कारखाना। ये कहाँ है? तो ये है हमारे बिहार में। बरौनी तेल शोधक कारखाना ये कहाँ है? तो ये है हमारे बिहार में। एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे पूछ लेता है कि सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना, तो ये हो जाएगा आपका डिगबोई, ठीक है। डिगबोई तेल शोधक ये कहाँ है? तो ये है आपका असम में। कहाँ? असम में। और स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना इसका हुआ था 1901 में। कहाँ है? तो ये है आपका असम में, और इसका स्थापना हुआ था 1901 में। चलिए आइएगा क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। देखो क्या बोल रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। अब यहाँ पे दिया है, जैसे देखना एसिटिक एसिड, अभी हाल ही किसी एग्जाम में पूछा था कि एसिटिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? तो इसको एथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। क्या? तो देखना एथेनोइक एसिड, ठीक है। किसको कहा जाता है? एसिटिक एसिड को। देखिएगा एसिटिक एसिड सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका सिरका में, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 दिया है, देखना 2 में दिया हुआ है। और देखिएगा जैसे यहाँ पे देखिएगा सिट्रिक एसिड, सिट्रिक में आप याद रखना जितना भी खट्टा चीज है, जितना भी खट्टा चीज है सब में क्या पाया जाएगा? सिट्रिक एसिड। यहाँ पे देखो खट्टा कुछ दिख रहा है, देखो संतरा क्या हो जाएगा? संतरा। यहाँ पे देखना, यहाँ पे मिल गया। चलो आगे आइएगा, लैक्टिक। जैसे ही लैक्ट आएगा आप समझ जाना दूध से संबंधित कुछ बात हो रहा है। जैसे बच्चा लोग को पिलाने वाला लैक्टोजेन आता है, मतलब लैक्ट आया मतलब दूध से संबंधित कुछ बात करेगा। जैसे देखना दूध से दही बनता है, किस जीवाणु की वजह से? तो ये बनता है लैक्टोबैसिलस के वजह से, लैक्टोबैसिलस। और दूध में आपका कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ये हो जाएगा लैक्टिक एसिड। क्या हो जाएगा? फटा हुआ दूध
क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और देखो आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट वाला देख लीजिएगा, फॉर्मिक एसिड ये पाया जाता है आपका चींटी का डंक में, सिर्फ चींटी के डंक में नहीं, बिच्छू का डंक में भी क्या पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका क्या, फॉर्मिक एसिड। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देख लेना, एसिटिक एसिड सिरका, सिट्रिक एसिड खट्टा फल, लैक्टिक एसिड दूध, और फॉर्मिकम चींटी का डंक या फिर आपका बिच्छू का डंक। क्वेश्चन नंबर 14 देखना, नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना, कौन जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको पाकिस्तान का राष्ट्रपिता कहा जाता है। नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है। किसने कहा था ये कथन, ये कथन को कहे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे थे। ठीक है, कौन, तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री। देखो लोग बोलता है ना अभी के टाइम में देखना कि हिंदू और मुस्लिम में बहुत ज्यादा होते रहता है डिस्प्यूट, ये भी आपके मुस्लिम ही थे। ठीक है, ये भी आपके मुस्लिम ही थे, लेकिन देश के आज़ादी में इनका बहुत योगदान रहा था। इनको पाकिस्तान बुलाया जा रहा था कि आइए आपको यहाँ मंत्री पद दिया जाएगा, फिर भी ये पाकिस्तान नहीं गए, ये हमारे भारत में ही रहे और भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री, ठीक है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री। और इन्होंने एक बुक लिखा था इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, और इसी बुक में इन्होंने ये लाइन कहा था। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम क्वेश्चन पूछता है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो ये लिखा गया है मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। देखिएगा इनका बर्थडे कब होता है, तो ये होता है आपका 11 नवंबर को। ठीक है, कब होता है, 11 नवंबर। और इसी दिन क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। क्या, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इस दिन मनाया जाता है। शिक्षक दिवस अलग होता है और आपका शिक्षा दिवस अलग होता है। किसके बर्थडे पे, किसके जयंती पे कह सकते हो, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। जिन्ना के बारे में शायद आप एक चीज नहीं जानते होंगे, जिन्ना हिंदू परिवार से संबंधित थे, आगे जाके इन्होंने मुस्लिम परिवार को अपना लिया था। जिन्ना आपका हिंदू धर्म से संबंधित थे, लोहना जाति के थे। कहाँ बसे हुए थे, गुजरात में, लेकिन ये मछली का व्यापार करते थे। और जो लोहना जाति होता है ये पूर्णतः शाकाहारी होता है। तो इसी वजह से क्या होता था कि आसपास के लोग मोहम्मद अली जिन्ना के परिवार से बहुत नफरत करते थे, उसको पसंद नहीं करते थे, चूंकि उन लोग मांसाहारी चीज का व्यापार करता था। जबकि उस समय मोहम्मद अली जिन्ना बहुत ही छोटे थे, बच्चे थे, 4 भाई थे। तो उनके पिता ने क्या किया, धर्म को चेंज कर लिया, हिंदू धर्म से कहाँ चले गए, मुस्लिम धर्म। और फिर आगे जाकर के आप लोग जानते ही हो कि पाकिस्तान बनने में एक बहुत बड़ा रोल किसका रहा था, मोहम्मद अली जिन्ना का। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और आज का लास्ट क्वेश्चन। बिहार राज्य में लिंगानुपात कितना है, लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशियो कितना है, तो देखना ये हो जाएगा आपका 918, 2011 के जनगणना पे बेस्ड है। लिंगानुपात क्या होता है, तो यहाँ पे ये निकाला जाता है कि पुरुष पर, ठीक है, पुरुष पर निकाला जाता है कि प्रति पुरुष, ठीक है, मतलब 1000 पुरुष पे कितनी महिला है। तो देखना 1000 पुरुष पे क्या बिहार में कितनी महिला है, तो बिहार में हो जाएगी कितना, 918। कितना हो जाएगा, 918, मतलब महिला का संख्या घटा हुआ है और पुरुष का संख्या बढ़ा हुआ है। लेकिन आप याद रखना ये 2011 के जनगणना पर बेस्ड है, अभी वाला का क्या हुआ है, एग्जैक्ट डेटा भी नहीं आया है। वहीं बात करें पूरे भारत का लिंगानुपात कितना है, बहुत क्वेश्चन आता है, इसे याद रखिएगा। ये हो गया आपका कहाँ का, तो ये हो गया आपका बिहार का। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा फीमेल। वहीं देखिएगा अगर बात करते हैं पूरे भारत का, तो भारत में फीमेल का कितना है, तो यह है 943, 943। वहीं मेल का कितना है, तो मेल का तुमको पता ही है कि कितना पे निकलता है, 1000 पे। ठीक है, अब ये तो पूरे भारत का डेटा हो गया। वहीं बात करें कि मैक्सिमम कहाँ है, तो मैक्सिमम है आपका केरल में। ठीक है, तो मैक्सिमम केरल में कितना है, फीमेल कितनी है, तो 1084। और मेल कितना रहेगा, तो हम लोग जान रहे हैं कि 1000 के डेटा पे निकालते हैं, तो मेल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000। मतलब केरल सच में बहुत समृद्ध राज्य है, यहाँ शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा है, महिलाओं का स्थिति बहुत अच्छा है। तभी तो देख रहे हो यहाँ महिला क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। इट मीन्स कि यहाँ क्या हुआ है कि ज़्यादा ही हो गया है। वहीं बात करें सबसे कम कहाँ है पूरे भारत में, तो ये है आपका हरियाणा। कहाँ, हरियाणा। और यहाँ कितना है, तो यहाँ फीमेल का है 879। ठीक है, और मेल का हो जाएगा 1000। और इसी वजह से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहाँ से स्टार्ट किया गया था, ये किया गया था आपका हरियाणा से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, 918 प्रति 1000 पुरुष। ठीक है, यहाँ पे हमारा 15 क्वेश्चन विथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, खत्म हुआ। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।
गया।